हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर वाले क्वेश्चन है उन सबका निपटारा करने वाले हैं। और यहां से ध्यान से समझना भैया, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो सेकेंड केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इसमें बहुत तकलीफ होती है रिएक्शन वगैरह में, कि निर्माण की विधियां, रासायनिक गुण कौन सा याद करें। तो भैया रटने की जरूरत है नहीं, बस आपको 2-4 अच्छे से समझ लेना है। और वैसे भी इसमें क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है। और कैसे क्वेश्चन किया जाता है चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसका अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, यानी पहले चैप्टर से 5वें चैप्टर, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नहीं तो हमने केमिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्लेलिस्ट बनाया है बच्चों, उसमें सारे हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बबुआ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो क्या है कि हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण। तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के नजरिए से। अब क्वेश्चन कैसा करेगा, यहां से देखिए क्वेश्चन जो होता है ना, यहां से क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये कहेगा कि हैलो एल्केन के बनाने की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। या कहेगा भैया हैलो एल्केन के निर्माण की 2 विधियां, मतलब 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इससे संबंधित रासायनिक गुण भी लिखिए, 1-2 दे देगा। या कहेगा हैलो एल्केन का निम्नलिखित के साथ अपक्रिया का समीकरण, नीचे 2 1 2 3 कंपाउंड दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है और बहुत आसान होता है, इसलिए इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। टॉपिक फिक्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन है कि हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम निर्माण की विधियों को देखेंगे। तो निर्माण की विधियों में भैया, निर्माण की विधियों में सबसे पहला है कि एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल के द्वारा कैसे हम हैलो एल्केन बनाते हैं, कैसे हम हैलो एल्केन, या इसी को एल्किल हैलाइड कहा जाता है जिसमें हैलोजन प्लस एल्केन होता है, ठीक है। अगर इसका सूत्र बात करें तो RX, ठीक है ना, हैलो एल्केन का फार्मूला, जहां पे R की जगह आप चाहे CH3 लिख दो, चाहे C2H5 लिख दो, चाहे C3H7 ऐसे करके। और X का मतलब होता है बच्चों Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, यानी जो हैलोजन परिवार का तत्व, यानी जो क्लोरीन परिवार जिसको वर्ग 17 जो होती है ना वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक, सॉरी वैद्युत रासायनिक श्रेणी कह रहे हैं, मतलब जो तत्वों की आवर्त सारणी होती है उसमें, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो ये होता है हैलो एल्केन। तो इसमें भाई हैलो एल्केन को कैसे बनाते हैं, तो पहला है कि एल्कोहल के द्वारा। तो ध्यान से समझिएगा कि जब एल्कोहल की क्रिया KBr पोटेशियम ब्रोमाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या PCl3 से कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक। चलिए रिएक्शन को समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। कोई भी भाई इनमें से कुछ भी एक ले लेना है और एल्कोहल। तो हमने एक एल्कोहल ले लिया C2H5OH, एक एल्कोहल ले लिया। अब इस एल्कोहल की इनमें किसी के साथ भाई क्रिया करा दिए, मान लेते चाहे HBrH, यहाँ HCl, तो हमने HCl ले लिया, ठीक है, ये हमने करा दिया भैया क्रिया, इसके साथ क्रिया करा दिया। अब क्रिया कराने के बाद कह रहा है हैलो एल्केन बनता है। अब समझिए पूरा जो लॉजिक है वो कैसे काम करता है भाई। C2H5 ये प्लस चार्ज होता है पूरा, और ये इधर Cl, इधर H प्लस Cl माइनस, तो इधर Cl माइनस, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और यहां पे OH पे ये माइनस चार्ज और इधर H पे प्लस, तो ये प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा। तो भैया क्या बन जाएगा, इधर C2H5 इधर Cl, तो ये हो गया C2H5Cl, और यहां पे क्या हो गया, OH है और H है, तो भैया H2O, बोले तो जल बन गया, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो जाता है। आई बात समझ में ना। तो ये हो जाएगा भैया क्या है, हैलो एल्केन, क्योंकि यही क्या है, यही तो एक हैलो एल्केन है, ठीक, ये क्या है, हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन। बाकी वैसे नाम देखेंगे तो C2H5
Cl है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा भैया, एथिल क्लोराइड। ठीक है, बस आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, एल्कोहल। बाकी वैसे कहेंगे तो एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज है, मतलब एल्कोहल के द्वारा कैसे हैलो एल्केन बनाते हैं। इसको भी एक और तरीके से लिख सकते थे हम, यहां पे भैया हम एल्कोहल को क्या लिख सकते थे, केवल ROH लिख सकते, और यहां पे क्या लिखते, फिर यहां पे आप जाकर के यहां पे डायरेक्टली क्या लिखते भैया, H, उसके बाद यहां पे X, क्योंकि यहां X से दर्शाते हैं Cl Br इन सबको, तो ऐसे लिख सकते थे। बट याद रखना आपको ये वाला ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक, एकदम समझने में भी दिक्कत नहीं होती है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। अगला है PCl से PCl5 से क्रिया। अब मतलब देखिए यहां पे पूरा सही से होना चाहिए था हेडिंग कि एल्कोहल की PCl5 से क्रिया, ऐसे, ठीक है ना, यहां पे PCl5 से क्रिया मतलब किसकी, एल्कोहल की। ठीक, एल्कोहल की, ठीक, यानी एल्कोहल की PCl5 से क्रिया, आप पूरी हेडिंग इस तरह से बना लीजिएगा। तो ध्यान से समझना भैया कि देखिए जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, यानी PCl5 से कराते हैं, तब भी हैलो एल्केन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, हैलो एल्केन बनेगा। चलिए देखते हैं बबुआ, कोई भी एल्कोहल ले लो, तो हमने जैसे भी बताया ना कि C2H5OH एक एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल ले लिया, इसकी क्रिया PCl5, भाई यहां पेंटा का मतलब 5, ठीक है, तो इसकी क्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा देते हैं। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर कह रहा है कि हैलो एल्केन बनेगा। तो यहां से भैया C2H5 और यहां का एक Cl निकाल लिया। अब एक चीज ध्यान देना मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहां Cl है और यहां H है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके ये HCl भी बना लेगा। अब बचा क्या है, एक P बचा है, एक O बचा है, यहां Cl 3 बचा है, तो ये POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये 3 चीजें इधर बन जाएंगी। ठीक है ना भैया, तो ये आपका जो सबसे पहले बना है ये क्या है, तो ये क्या है भैया, ये आपका एक हैलो एल्केन ही तो है। क्या है, हैलो एल्केन। क्योंकि भाई हैलो एल्केन को हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें ClBrI ये होगा तो वो हैलोजन होगा। अब यहाँ पे CH3 C2H5 C3H7 ऐसे करके रहेगा तो वो समझ जाएंगे एल्केन है, तो ये एक हैलो एल्केन बन गया है। ठीक, ये क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल। बाकी जो PCl5 है ये क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो ये रहा भैया किससे, यानी जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 से, तो PCl5 के द्वारा भी एल्कोहल मतलब हैलो एल्केन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, चलिए अब तीसरा देखते हैं भैया, और हम किस तरीके से हैलो एल्केन को बना सकते हैं। तो भैया तीसरा है एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्कीन की मतलब एल्केन की जब हैलोजन से क्रिया कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, अब जैसे यहां पे ध्यान देना, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, व्हाटएवर। तो जब भाई इसे सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देंगे, यानी सूर्य के प्रकाश में, तो जैसे ले लिया एक CH4 मेथेन ले लिए, क्या ले लिए, मेथेन ले लिया। अब कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में ये एल्केन, एल्केन का मतलब यही, कोई भी हमने जैसे यहाँ पे एक कार्बन लिया तो मेथेन, 2 लिया एथेन, 3 लिया तो इसी तरह प्रोपेन, 4 लिया ब्यूटेन, 5 कार्बन लिया पेंटेन, ऐसे नाम बनता चला जाएगा। तो यहां पर मेथेन ले लिया, इसकी क्रिया हैलोजन से करा देनी है। तो भैया हैलोजन में जैसे हम मान लेते हैं Cl2 से करा दिए, किससे, तो Cl2 से क्रिया करा दिए। ठीक,
तो Cl2 से हमने क्रिया करा दिया, और किसकी उपस्थिति में, तो ये भी ध्यान देना, सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट बोले तो प्रकाश की उपस्थिति में। अब जब प्रकाश की उपस्थिति में भैया हमने क्रिया करा दिया तो ये क्या कुछ बन जाएगा, तो ध्यान देना, कह रहा है कि हैलो एल्केन बनेगा। मतलब यहां पे CH3 और एक यहां का Cl उठा लो, तो CH3Cl, CH3 हो गया, यहां का Cl हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचता है, एक हाइड्रोजन बचा है, एक क्लोरीन बच गया है, तो यहां पे HCl भी ये ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, HCl हो गया, और यही क्या है, आपका हैलो एल्केन है। यही भैया क्या है, हैलो एल्केन है। ठीक, हैलो एल्केन है। बाकी ये क्या है, एक एल्केन, बाकी वैसे नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, और ये क्या है, हाइलोजन है, बोले तो ये क्लोरीन लिया है हमने। आई बात समझ में, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। अब इसको आप चाहे भाई लिख कर बार बार प्रैक्टिस करिए, चाहे तो आप रट्टा मारिए। ठीक है, आपको तो तैयार करना ही करना, क्योंकि आपने पूरा साल इधर उधर निकाल दिया। अब बचे हुए समय में भी अगर आप बहानेबाजी करते हो तब भाई कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे भी ये होते ऐसे हैं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा लिख कर नहीं प्रैक्टिस करेंगे चीजें भूल जाती हैं। कहा जाता है ना कि हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ा दिन को सफा, वही इनका हाल होता है। ठीक है ना, और ये सच है, जितना ज्यादा लिखोगे तभी तैयार होगा। अगर उससे प्रैक्टिस भी हो जाता है, आप कॉपी अच्छे से लिख सकोगे। नोट कर लेना भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, ये तो भैया रहा बनाने की विधि। बनाने की हमने 3 विधियां देख लिया। अब देखते हैं अपन रासायनिक गुण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर आप उठा के देखो, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं भैया, बहुत बहुत ज्यादा। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में ये 4 नंबर वाले टॉपिक, बाकी 3 नंबर वाले में भैया जो बताया है ना कि SN1, SN2, उसके बाद 2 नंबर वाले में आ जाता है जैसे DDT वगैरह, फ्रेयान आ जाता है, मतलब उस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन। बाकी 4 नंबर वाले में ये आ जाएगा। 5 में कोई प्रयोगशाला विधियां हो सकती हैं, वो भी बता देंगे। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान देना कि ये, अब इसका जैसे हमने बताया अलग से पूछ सकता है कि हैलो, ऐसे पूछेगा, हैलो एल्केन का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। नीचे दे देगा सोडियम धातु से, दूसरा दे देगा क्षार से, तो ऐसे पूछता है, तो ध्यान से समझिए। चलिए, पहला है कि सोडियम धातु से क्रिया, और वैसे भी ये रिएक्शन तो वैसे भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 में 100% पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है कि भैया सोडियम धातु से क्रिया, इसमें क्या होता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एल्केन के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, इसे उड्जब क्रिया कहते हैं। याद आया ना कुछ, कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु की क्रिया, मतलब क्या कहते हैं, हैलो एल्केन की क्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, हैलो एल्केन, सॉरी एल्केन बनता है। ठीक, यही अभिक्रिया उड्जब क्रिया कहलाती है। जैसे भाई 2 अणु ले लिए हैलो एल्केन के, जैसे ले लिए भैया CH3, Cl, और एक ले लिए CH3Cl, उसके बाद ले लिया भैया हमने सोडियम धातु। क्या ले लिया, सोडियम धातु। अब देखिए ये बड़ा आसान, वैसे भी आप एक ही अणु लेकर के आगे 2 लगा सकते थे, नहीं तो आप 2 अणु अलग अलग लिखिए, इससे चीजें आसान से समझ में आती है, मतलब आसान हो जाती है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आती है। और भैया ये क्रिया करेंगे आपस में किसकी उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों यहां शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी, तो भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्केन। तो एक CH3 यहां, CH3 यहां, तो भैया CH3 और CH3, या CH3 लगा के आगे 2 लगाते थे, कोई दिक्कत ना। तो ये हो गया, और एक Na है, यहां Cl है, तो भैया यहां NaCl लिख दिया बबुआ। लेकिन ध्यान देना, ये तो हो गया रिएक्शन, लेकिन अब यहां पे थोड़ा कहानी कुछ अलग है। वो अलग इसलिए है कि भाई अगर आप देखें Cl2 है तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा,
अब 2 Cl, भाई यहाँ पे Cl तो 2 हो गया, 2 सोडियम भी हो गया, तो इसके लिए 2 यहां भी लगाना पड़ेगा। अब जाकर के ये रिएक्शन पूरी तरह से संतुलित है। और ये अभिक्रिया ही क्या होती है, क्योंकि ये बना क्या है, एल्केन बना है, ये एल्केन बना है। वैसे नाम पढ़ेंगे तो भैया 2 कार्बन है, तो ये लिखा क्या है C2H6, इसको क्या पढ़ेंगे, एथेन पढ़ेंगे। तो चाहे CH3 लिखो, चाहे C2H6 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। और बाकी ये क्या है भैया, तो ये है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन है, ठीक है ना, ये सोडियम धातु है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, क्षार से क्रिया। अब जब हम हेलो एल्केन की क्रिया क्षार से कराएंगे तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब यहां से भैया आपके क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, वो भी बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, हेलो एल्केन की क्रिया जब जलीय क्षार के साथ कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। तो एक हेलो एल्केन ले लेते हैं C2H5Cl, ये एक हेलो एल्केन है, ठीक है। एथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया जलीय क्षार जैसे NaOH से करा दिया हमने, या KOH से करा दिया, कोई क्षार से करा दिए, ठीक है। जब क्षार से करा दिया तो क्या बनेगा, कह रहा है एल्कोहल बनता है। तो ध्यान देना भैया, C2H5 यहां से उठाया, और ये OH, क्योंकि भाई इस पे प्लस चार्ज पूरे पर और OH माइनस, तो यहां पे ये इसके साथ OH जुड़ जाएगा। तो C2H5OH हो गया, बचा क्या है, Na बचा है, Cl बचा है, तो सोडियम क्लोराइड जो कि साल्ट यानी लवण हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो बना क्या, एल्कोहल। तो यहां पर वही चीज, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक, ये एल्कोहल है, ये है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भैया यहां पे, मतलब किसका, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे रट्टा मार के चाहे इसको तैयार करो, चाहे लिख लिख कर, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वही एग्जाम के टाइम में फिर यही होगा कि सर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था, क्या करें, मतलब आंसर समझ में, इसका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था, क्या लिखिए। चलिए नोट कर लीजिएगा। हो गया ना। चलिए भैया आगे देखते हैं, अगला एक देखते हैं रासायनिक गुण में। देखिए रासायनिक गुण थोड़ा कम से कम 2 से 3, 3 तो देखना ही पड़ेगा ज्यादातर, ठीक है। यहां देखिए अगला जो है वो है कि पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। देखिए पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया जब होता है तो ध्यान देना भाई, जब एथिल क्लोराइड, या जरूरी नहीं है एथिल क्लोराइड हमने लिखा है तो आप भी लिखो, नहीं, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, या डायरेक्टली आप हेलो एल्केन बोलो, क्योंकि हेलो एल्केन के बारे में कह रहा है। तो आप ऐसे लिखिए कि हेलो एल्केन की क्रिया जब पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो वो क्या है, एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना, इस तरह से एल्किल साइनाइड। एक मिनट भाई पानी पी लें। चलिए देखिए यहां पे रिएक्शन लिखते हैं कि कह रहा है कि एथिल क्लोराइड, कोई भी, जैसे हमने बताया एथिल क्लोराइड है या मेथिल क्लोराइड, कोई दिक्कत ना भैया, इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी का मतलब चाहे एथिल वाला, मेथिल वाला, प्रोपिल वाला, कोई भी, ठीक है। और चाहे यहां पे क्लोराइड लिखिए, ब्रोमाइड लिखिए, आयोडाइड लिखिए, कुछ भी, ये चीज। इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करा देनी है, यानी पोटेशियम साइनाइड KCN, पोटेशियम जब साइनाइड से करा देंगे, इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करा देते हैं तो क्या होता है, तो भैया ध्यान देना, बनेगा क्या, बनेगा एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। तो C2H5 यहां पे Cn पे माइनस होता है, तो भैया Cn यहां लगा देंगे, Cn यहां लग गया आएगा। अब उसके बाद बचा क्या, फिर वही चीज, यहां K बचा, यहां Cl बच गया, KCl हो गया। इसके पहले जो एक रिएक्शन देखा सेम इसी तरह का है, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा आपका
पोटेस मतलब एक और रासायनिक गुण हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको भी नोट करना हो तो कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। ये तो भैया आपका हो गया, ठीक है, हेलो एल्केन के बारे में। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल्कोहल के निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण लिखिए। तो ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कोहल वाले चैप्टर में, 4 नंबर में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि एल्कोहल के निर्माण की विधियां व उससे संबंधित रासायनिक गुण। अब यहां पे क्वेश्चन जो करेगा वो ये पूछेगा कि एल्कोहल के बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए या 3 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, या कहेगा एल्कोहल का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बोल देगा एल्किल हैलाइड से, नीचे फिर दे देगा दूसरा कार्बोनिक यौगिकों से, ठीक है, या कोई अदर कंपाउंड होगा उससे दे देगा। तो याद रखना भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 100 में 100% पूछा जाता है और इस बात की गारंटी हम भी लेते हैं। याद रखना, आप पेपर उठा के देखो, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, क्वेश्चन यहां से आया है और हर साल बनता है, ठीक। चलिए देखते हैं भैया कि सबसे पहले हम निर्माण की विधियां देखेंगे। तो निर्माण की विधियों में सबसे पहला है कि एल्किल हाइलाइड से। एल्किल हाइलाइड से, एल्किल हाइलाइड का क्या हो जानेंगे कैसे। एल्किल का मतलब आर और हाइलाइड का मतलब क्या है भैया, वही चीज एक्स। एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन एक ही चीज है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि वो अलग अलग दोनों चीजें हैं। नहीं भैया, चाहे हैलो एल्केन बोलो चाहे एल्किल हाइलाइड। अभी इसके पहले बार बार हम हैलो एल्केन वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो इसमें मत सोचना कि भाई एल्किल हाइलाइड अब कहां नया आ गया, वही चीज है। तो देखिए जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया क्षार के जलीय विलयन से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो कोई भी एक एल्किल हाइलाइड ले लो, जैसा कि भाई CH3Cl ले लिया, ठीक है, या आप केवल RX ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, इस रूप में। बट ये जो थोड़ा ज्यादा होता है, अच्छा होता है एग्जाम्पल सेट करना। तो यहां कोई एल्किल हाइलाइड ले लिया, इसका क्रिया क्षार से करा देना है। तो जैसे NaOH एक क्षार, NaOH एक क्षार हमने ले लिया, इसके साथ में जब करा दोगे भैया क्रिया तो बनेगा तो एल्कोहल। तो एल्कोहल बनेगा CH3 प्लस चार्ज होता है, यहाँ OH है माइनस, तो यहाँ पे CH3OH बन गया एल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल की पहचान क्या होती है, उसमें हाइड्रॉक्सी समूह लगा होता है, जुड़ा होता है। तो OH क्या है, एक हाइड्रॉक्सी समूह, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। अब बचा क्या, Na भाई, यहाँ पे देखिए अब क्या कुछ बचा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे Na बच गया है, यहाँ Cl, तो ये वाला क्या है NaCl के साथ चला जाएगा, तो यहां निकल गया NaCl, ठीक है भैया। तो यही क्या हो जाएगा समीकरण, ये बन गया आपका एल्कोहल, एल्कोहल हो गया, ठीक, समझ में आया। और ये आपका हैलो एल्कीन, एल्केन कहो या इसी को हमने बताया एल्किल हाइलाइड बोलो, एल्किल हाइलाइड। और वैसे क्या है, वैसे इसका नाम मेथिल क्लोराइड होगा, ठीक है, मेथिल क्लोराइड होगा। अगला देखते हैं कार्बनिक यौगिक से, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसके द्वारा किस तरह से हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं, चलिए वो समझते हैं। देखिए भैया कार्बनिक यौगिकों का अपचयन जब कराते हैं तब एल्कोहल प्राप्त होता है। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसके अपचयन के द्वारा क्या है, एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे हम लिख लेते हैं कार्बनिक यौगिक में कोई एक लिया, जैसा एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, इसके द्वारा। तो एल्डिहाइड चलिए एक ले लेते हैं CH3CHO, तो भैया CH3CHO ले लिया, ठीक है, CH3CHO ले लिया हमने और इसका अपचयन कराया। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, और यहां से भैया हमने हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करा दिया, ठीक है, क्या करा दिया, यहां लिख देंगे अपचयन, अपचयन करा दिया। जब हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे क्या बन जाएगा, अभी भाई हमको बनाना है एल्कोहल, तो C2 है तो भैया हो जाएगा C2। H देखिए 3 और 1 4, ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ 3 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, ठीक। तो यहां पे
हो जाएगा C2 और H5, H, हाँ 5 हो गया, एक मिनट, C2 यहां पे हो गया H5, उसके बाद OH बच रहा है OH। तो मतलब ये सीधा सीधा क्या है, एथिल एल्कोहल बन गया। ठीक है, OH लगा हो इतना जान लेना भैया कि वो क्या है, एल्कोहल है। तो ये क्या है, एल्कोहल ही तो है। ठीक है, और इधर एक ये क्या है, एल्डिहाइड। ठीक, क्या CHO लगा होता है, एल्डिहाइड, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। तो समझ में आ गया भैया किस तरह से हम कार्बनिक यौगिक के द्वारा बनाएंगे। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं भैया, अगला है एमीन द्वारा। अब चलिए देखते हैं एमीन के द्वारा हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो ध्यान देना कि जब एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तब जाकर एल्कोहल बनता है। तो एमीन कोई भी एक ले लीजिए, चाहे एथेनेमीन, मेथेनेमीन, प्रोपेनेमीन, ब्यूटेनेमीन, पेंटेनेमीन, एमीन होना चाहिए। एमीन कब पढ़ा जाएगा, जिसमें NH2 जुड़ा हो भैया। ठीक है, तो एमीन ले लें, जैसे ले लेते हैं C2H5NH2, ये एमीन हो गया। ठीक, एमीन की क्रिया कह रहा है नाइट्रस अम्ल से करा दे। नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो जाता है। ठीक, ये नाइट्रस अम्ल से बोल रहा है भैया, ध्यान देना। तो ये नाइट्रस अम्ल से इसकी क्रिया करा देनी है। ठीक, नाइट्रस अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो एल्कोहल बनता है। ध्यान से समझना, C2H5 यहां से उठा लो, C2H5। ठीक, यहां का एक O निकालो, एक H है तो OH हो गया। अब उसके बाद जरा गौर से देखिए, एक N है तो भैया ये N2 हो गया। अब यहां पे और भी चीजें ध्यान देना, C2H5 उठाए थे, OH, यहां का H2 है, एक O बचा है, तो यहां पे भैया जल हो गया बाहर। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन है, जो कि क्या बना, एल्कोहल। ठीक है, क्या बन गया भैया, एल्कोहल। एल्कोहल बन गया है। ठीक है, किससे भैया, ये हमने एक एमीन लिया था, नाम क्या है, एथेनेमीन या एथिल एमीन, और ये क्या है, नाइट्रस अम्ल है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब आगे देखते हैं भैया एल्कोहल के रासायनिक गुण। एल्कोहल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहला है धातु हाइड्राइड से क्रिया। यानी जब धातु हाइड्राइड से क्रिया कराई जाती है तब भैया क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जब एल्कोहल की क्रिया अपन धातु हाइड्राइड से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो चलिए लेते हैं भैया, सबसे पहले एल्कोहल ले लिया, जैसे यहां पे C2H5OH एल्कोहल ले लिए। एल्कोहल की क्रिया कह रहा है धातु हाइड्राइड से करा दो। तो भैया धातु में जैसे हमने ले लिया सोडियम धातु, क्या ले लिया, सोडियम धातु। हाइड्राइड वही तभी पढ़ा जाएगा जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इसकी क्रिया करा देनी है। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, इसकी जब अपन रिएक्शन करा देंगे तो कह रहा है कि धातु ऑक्साइड बनेगा। तो धातु ऑक्साइड का मतलब यहां पे C2H5, उसके बाद यहां O है तो O रहेगा और यहां पे N लगा देंगे, रिप्लेस C2H5N। अब यहां का एक H बचा, यहां का एक H बचा, तो भैया ये आ जाएगा H2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो वही चीज है ना, ये धातु ऑक्साइड कह रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। CS3 अगर ले लेते तो सोडियम मेथॉक्साइड। अगर यहां पे भाई क्या ले लेते भाई, C3 ले लेते वो वाला, तो सोडियम प्रोपॉक्साइड। तो जो भी यहां लेंगे वो नाम वहां पढ़ा जाएगा। ठीक, कार्बन पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये क्या है भैया, ये धातु ऑक्साइड एक बन गया है, धातु ऑक्साइड, इसका नाम पढ़ा जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, और ये क्या है भैया, आपका एल्कोहल है। ठीक है, और सोडियम मतलब इसका नाम क्या है, ये धातु
हाइड्राइड है। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अगला है कार्बनिक अम्ल से क्रिया। कार्बनिक अम्ल से क्रिया, अब देखिए जब एल्कोहल की क्रिया अपन कार्बनिक अम्ल के साथ कराते हैं देन क्या होता है। ठीक है, देखिए रटने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, बस समझना है और कुछ भी नहीं है। देखिए जब क्या करते हैं भाई, एल्कोहल कार्बनिक अम्ल से क्रिया करता है तो इससे एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण भी कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी आया हुआ है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे भैया फिक्स होते हैं, रिपीट होते रहते हैं बार बार। ठीक है, चलिए कोई ले लेते हैं भाई। क्या कह रहा है कि एल्कोहल की क्रिया कार्बनिक अम्ल से, तो यहां पे ध्यान देना। जैसे कोई हमने ले लिया, ले लिए भाई, जैसे C2H5OH एक एल्कोहल ले लिया। अब कह रहा है कोई कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल देखिए, अम्ल यहां पे तभी आएगा जब COOH लगाओगे, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा जाता है। इसकी क्रिया हम कोई कार्बनिक अम्ल जैसे लाइक दैट ले लिया CH3COO। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल ले लिया जो कि सिरके का प्रमुख घटक होता है। तो एल्कोहल प्लस कार्बनिक कोई अम्ल, अम्ल तभी पढ़ा जाएगा जब COOH रहेगा। यौगिक तब पढ़ते हैं भैया जैसे इसके पहले में हमने एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, ये सब होते हैं। ठीक, तो ये कार्बनिक अम्ल ले लेते हैं। जब इसकी अपन कराएंगे क्रिया, इसकी भैया क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। अब एक चीज का ध्यान से आप समझिए, जो CH3COO, भाई CH3COO इतना जो होता है, ठीक है, इस पे चार्ज लगाएंगे तो इसे एसीटेट आयन पढ़ा जाता है। और इधर भैया जो OH है वो माइनस रहेगा, इधर जो H रहेगा प्लस। तो यहां का माइनस वाला इधर के प्लस वाले से जुड़ेगा। भाई इधर का जो माइनस है, इधर पे पूरा माइनस है, तो इधर का C2H5 प्लस है, तो इसके साथ में ये ऐड होता है। तो यहां पे हो जाएगा ये CH3COO और इधर है C2H5, ये जुड़ गया। बचा क्या है, क्या बचा कुचा, तो भैया यहाँ OH बचा है, यहाँ H बचा है, तो बन गया इधर जल। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एथिल एसीटेट, या इसी को एस्टर पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है? एस्टर। इसी को एथिल एसीटेट पढ़िए या एस्टर पढ़िए, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। ठीक, ये क्या है? एल्कोहल है, और ये क्या है? एक कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो रिएक्शन है, अगली जो अभिक्रिया है वो क्या है कि हैलोजन अम्ल से क्रिया। तो हैलोजन अम्ल से क्रिया जब कराते हैं एल्कोहल की, तब क्या होता है? तो जब एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो एल्किल हाइलाइड बनता है। चलिए देखते हैं। ये तो भैया हम हैलो एल्केन वाले में रिएक्शन समझ चुके हैं। जब एल्कोहल में CH3Cl, देखिए ज्यादातर हम C2H5Cl और CH3Cl इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बताया ना, कोई रोक टोक नहीं, चाहे CH3 यहाँ पे Br आप लिख दीजिए, चाहे C2H5Br लिख दीजिए, चाहे CH3I लिख दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है भैया। ये थोड़ा आसान पड़ता है, बार बार चीजें ये दिमाग में हमेशा रहती हैं, इसीलिए इसको लिख देते हैं। तो यहां CH3Cl ले लिया। ठीक है, एक मिनट पहले एल्कोहल वाला लिख देते हैं, CH3OH, क्योंकि एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो एल्कोहल हो गया, इसकी क्रिया हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल का मतलब HCl, तो हैलोजन अम्ल हो गया। हैलोजन अम्ल से क्रिया करा देते हैं तो क्या बनेगा? हैलोजन अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो कह रहा है एल्किल हाइलाइड, मतलब वही चीज हैलो एल्केन बनेगा। तो ध्यान देना, CH3 यहां से उठाओ, Cl यहां, तो CH3Cl इतना हो गया, CH3Cl। अब यहां H2 है और एक O है, तो H2O हो गया।
तो H2O हो गया, ठीक है, H2O हो गया। यही क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या है भैया, इसको हैलो एल्केन पढ़िए या एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड बोलिए या हैलो एल्केन, ठीक है। ये क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया आगे समझते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ल्यूकोस परीक्षण या ल्यूकास परीक्षण। ये भी ज्यादातर देखिए 3 नंबर में भी कई बार देखने को मिला है, बट अधिकांश ये 4 नंबर वाला टॉपिक है, लेकिन टॉपिक काफी लाजवाब है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि ल्यूकास परीक्षण या ल्यूकोस परीक्षण होता क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए भाई ल्यूकास जो परीक्षण होता है वो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन समझ लेना बच्चों, किस तरह से किया जाता है। क्वेश्चन आपसे करेगा कि जो प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण कैसे करते हैं, या ऐसे पूछेगा कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसके द्वारा किस प्रकार के यौगिकों का परीक्षण किया जाता है, या कहेगा ल्यूकोस परीक्षण के बारे में समझाइए। ठीक है, कई तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, टॉपिक काफी सिंपल है और लाजवाब है। तो भैया जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है कि जो भाई ल्यूकास परीक्षण है उसमें किसका मिश्रण होता है। तो ध्यान देना, जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:1 के अनुपात के जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को ही ल्यूकास अभिकर्मक, मतलब इसमें ZnCl2 होता है और साथ में भैया सांद्र HCl, इसका जो 1:1 में भाई क्या होता है, मिश्रण होता है, वो मिश्रण ही, वो अनुपात में मिश्रण ही क्या कहलाएगा, ल्यूकास क्या कहलाएगा, अभिकर्मक। ये अभी क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाएगा। अब ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि वही तो जानना है। तो भैया यहां पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार किया गया है, इसके द्वारा किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करते हैं या परीक्षण करते हैं। तो जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है इसके द्वारा प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, और यह परीक्षण एल्कोहल की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। मतलब इसमें क्रियाशीलता के आधार पर ही पता चलता है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। सबसे पहले यहां एल्कोहल को ही ले लेते हैं, जैसे क्या है, एल्कोहल ले लिया, तो भाई एल्कोहल सूत्र क्या होगा, ROH होगा। एल्कोहल ले लेते हैं, उसकी क्रिया यानी उसमें क्या है, HCl मिला देते हैं, क्या मिला देंगे, HCl, और उपस्थिति रहेगी भैया यहां पे ZnCl2 की उपस्थिति रहेगी। अब उसके बाद अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जरा आप ही बताइए भैया, बनेगा क्या, RCl बन जाएगा, RCl ये बन जाएगा, और उसके बाद यहां पे H है, यहां OH है, तो यहां H2O जल बन जाएगा। ठीक है, जल बन जाएगा। अब इसके आधार पे जब ये इतनी प्रक्रिया की जाती है ना, मालूम है होता क्या है बच्चों, जब इतनी प्रक्रिया यानी कोई एल्कोहल को HCl और ZnCl2 ये उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं, RCl मतलब एल्किल हाइलाइड या एल्किल क्लोराइड बनेगा। इससे क्या है, धुंध उत्पन्न होने की क्रियाशीलता पर निर्भर, यानी किसी में धुंध ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, फिर धुंध उत्पन्न होने में टाइम लगेगा, धुंध यानी जैसे धुंधलापन, ठीक है, जैसे कोहरे की तरफ, वही चीजें होती हैं, यानी रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो उस आधार पर पहचान लेते हैं कि कौन सा एल्कोहल है। चलिए अब नीचे समझते हैं। पहला है कि एल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में अगर 2 से 3 ml ल्यूकोस अभिकर्मक मिलाने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है तो वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। समझ गए कि भैया अगर ल्यूकास अभिकर्मक मिला दें एल्कोहल में, कोई रिएक्शन ना हो, ठीक है,
कोई रिएक्शन ना हो तो वो प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा है कि यदि 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया हो तो वो द्वितीयक एल्कोहल। मतलब 5 से 10 मिनट लग जाए तब जाकर रिएक्शन हो तो वो द्वितीयक है। और यदि तुरंत ही अभिक्रिया हो, यानी तुरंत ही, तो वो कौन सा? तृतीयक। ठीक है, इस तरह से जानते हैं यहाँ कौन सा एल्कोहल है। आई बात समझ में कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कौन सा है, क्रियाशीलता के आधार पर ही जानते हैं। चलिए भैया, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। ये तो बहुत ही प्यारा और सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे फिनॉल के निर्माण की विधियां। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतना ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, फिनॉल के निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिनॉल के निर्माण की विधियां। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा, फिनॉल के निर्माण की विधियों का 3 रासायनिक समीकरण लिखिए। और आया हुआ है, चाहे आप 2022, 24, 25 ऐसे पेपर उठा के देखो, मिलेगा। ठीक है, तो पहला है डाइएजोनियम लवण द्वारा। डाइएजोनियम लवण द्वारा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, डाइएजोनियम लवण को जल के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो फिनॉल बनता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या है भैया, डाइएजोनियम लवण। क्योंकि फिनॉल बनाना है तो हम क्या ले लेते हैं कि सबसे पहले एक, यहां पे ध्यान देना, फिनॉल ये क्या हो जाता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर, इसमें जब N2Cl जोड़ देते हैं तो डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बच्चों आप इसको चाहे इस तरह से लिखिए, चाहे इसको C6H5N2Cl ऐसे लिखिए, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। बट ये वाला जो है थोड़ा आसान पड़ता है समझने में रिएक्शन को। तो यहां पे भैया हमने क्या है, ये नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये डाइएजोनियम लवण ले लिया, इसकी क्रिया जल के साथ करा देनी है भैया, तो H2O के साथ। किसके साथ? जल के साथ करा देनी है। किसके उपस्थिति में भैया? तो कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो H2SO4 की उपस्थिति में भैया हम गर्म कर देंगे। तो गर्म कर देते हैं तो क्या बन रहा है, तो गर्म करने पर कह रहा फिनॉल बनता है। तो भैया जब गर्म करेंगे तो बन जाएगा फिनॉल, यानी यहां से जो ये नाइट्रोजन है हट जाएगा। ध्यान देना, ये O यहां के आ जाएगा तो ये OH, क्योंकि भाई बेंजीन से जब हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है वही तो क्या है, फिनॉल है। तो ये हो गया OH। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखना, यहां एक H है, यहां एक Cl है, HCl हो जाएगा और साथ में यहां पे N2 है। तो यहां पे नाइट्रोजन गैस भी बाहर हुई और HCl भी बाहर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, फिनॉल। ठीक, आपने देखा होगा तो एल्कोहल में सेम इसी तरह का रिएक्शन देख रहे थे, क्योंकि मिलता जुलता है, उसमें भी OH समूह होता है क्रियात्मक, इसमें भी OH होता है, तो थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, चलिए यही क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये फिनॉल हो गया। इसको बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इस रिएक्शन को। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। चलिए भैया अब हम देख लेते हैं दूसरा बनाने की विधि में हैलोएरीन से। हैलोएरीन प्यारे बच्चों, इसमें एक बात का ध्यान देना, ये जो फिनॉल वाला है कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन है बनाने की जो विधि है वो अदर जो कंपाउंड है उनके तुलना में थोड़ा
टफ है, डिफिकल्ट है, यानी है तो आसान लेकिन अदर रिएक्शन की तुलना में थोड़ा कठिन है बस। बाकी तो भैया हमने बताया ना इंपॉर्टेंट इसीलिए और भी ज्यादा बन जाता है। ठीक, दूसरा है कि हेलो एरीन द्वारा, हेलो एरीन से कैसे बनाएंगे, हेलो एरीन से कैसे बनाएंगे। अब हेलो एरीन होता क्या है भैया, जब बेंजीन से भाई कोई क्या है हैलोजन तत्व तो जुड़ा हो तो वो हेलो एरीन होता है। ठीक, जैसे भाई आप जोड़ दिए बेंजीन के साथ में यहां पे Cl जोड़ दिया या फिर Br जोड़ दिए या I जोड़ दिया तो ये हेलो एरीन में आता है। ठीक, कि हैलोजन रहेगा और एरीन का मतलब यहां सर्किल वाला यानी बेंजीन वाला। ठीक है, तो हेलो एरीन से कैसे बनाएंगे, तो भैया ध्यान देना, जब क्लोरोबेंजीन्स को अपन सबसे पहले NaOH के साथ क्रिया करा दें। ठीक है, एक एक स्टेप समझते चलना। हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो कि क्या है, एक हेलो एरीन है। आप जरूरी नहीं क्लोरोबेंजीन ले लो, यहां आप Br वाला भी लिख सकते हो, यानी ऊपर यहां Br, चाहे आप यहां Cl या I वाला, यानी इतना रहना चाहिए कि भाई ये क्या है, होना चाहिए हेलो एरीन वाला होना चाहिए। इसकी क्रिया अपन NaOH के साथ करा दें, किसके साथ, NaOH के साथ करा दिए, तो भैया हमने करा दिया क्षार के साथ क्रिया। ठीक है, क्रिया कराने के बाद जरा आप देखिए बनेगा क्या भैया, जब क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, तो भैया बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब यहां NaO उठकर यहां लगेगा तो ये हो जाएगा O और Na, नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब बचा क्या है भैया, यहां Cl बचा है, H बचा है, तो ये H और Cl जो है भैया यहां पे H और Cl जो है निकल जाएगा HCl। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जिसे अम्ल के द्वारा अपघटित करके, यानी ये जो HCl है अब इसको अपघटित करके तब जाकर के फिनॉल में परिवर्तित कर देगा, यानी तब जाकर के भैया ये फिनॉल में बदल जाएगा। यानी अगर इसकी क्रिया आप HCl से फिर से करा दो, ठीक है भैया, इसकी क्रिया इसकी HCl से करा दो तो ध्यान देना यहां पे H जो है उठ के यहां चला जाएगा तो भैया ये OH हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहां Na है और ये Cl है तो ये साल्ट हो जाएगा, यानी लवण हो जाएगा, NaCl यहां आ जाएगा और यही मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, सबसे पहले हेलो एरीन से फिनॉल के निर्माण की विधि कि कैसे बनाते हैं। ठीक, याद रखना, आपका जरूरी नहीं, ज्यादातर ये लिखने को नहीं आता है, बोलेगा केवल रासायनिक समीकरण लिखो, तो ये चीज तो आपको भैया हर हाल में अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी कि सबसे पहले क्या है, हेलो एरीन को क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, वो धातु फिनॉक्साइड बनेगा और जो अम्ल के द्वारा अपघटित होकर के फिर से जाकर फिनॉल बनाएगा। तो ये मेन अपना क्या है, यही है फिनॉल, हम क्योंकि हमको बनाना क्या है, फिनॉल। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड है, धातु फिनॉक्साइड, और यहां क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक, चलिए समझ में आ गया ना, है ना, आसान, कठिन नहीं है, बस समझने की जरूरत। तीसरा है सोडियम सैलिसिलेट द्वारा या सोडियम सैलिसिलेट से, तो फिनॉल को सोडियम सैलिसिलेट के द्वारा हम कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से समझना भैया। देखिए सोडियम सैलिसिलेट को क्षार के साथ गर्म करने पर फिनॉल बनता है, तो इसका भी सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट, अब सोडियम सैलिसिलेट ले लेते हैं, क्या ले लिए भैया, सोडियम सैलिसिलेट, ओ Na हो गया, और उसके बाद यहां पे क्या हो गया भैया, एक मिनट, सोडियम सैलिसिलेट है, ये OH क्या लिख रहे हैं, ये हो गया OH और उसके बाद COONA, नाम हो जाएगा भैया क्या चीज, सोडियम सैलिसिलेट, ये हो गया आपका सोडियम सैलिसिलेट। अब इसकी क्रिया किसके साथ करा देना है, क्षार के साथ,
तो NaOH के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। ठीक है भैया, NaOH के साथ जब इसकी क्रिया करा देते हैं, यानी इसको क्या करेंगे अपन, गर्म कर देंगे। ठीक है, इसको जब गर्म करते हैं तो वही तो कह रहा है सोडियम सैलिसिलेट, ये सोडियम सैलिसिलेट का सूत्र है। इसे क्षार के साथ जब गर्म करते हैं तो फिनॉल बनता है। तो इधर लिख रहे हैं थोड़ा दूर, ठीक, तो ध्यान देना, ये क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, फिनॉल। अब उसके बाद ध्यान दो, ये OH हो गया, अब बचा क्या, यहां Na2 है तो Na2 हो गया। उसके बाद यहां एक C है तो C लगा दो। O कितना है, तो भैया यहां तो OH है तो वो तो लगा है, यहां O2 है, यहां 1 है तो CO3। अब उसके बाद कुछ और बचा, कुछ बचा भैया, नहीं बचा, क्योंकि जहां से हमने हटाया ये H क्या है, प्लेस हो गया, तो ये आपका आ गया क्या चीज, फिनॉल। ठीक है, तो यही हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट द्वारा फिनॉल के बनाने की विधि। ठीक है, क्या है, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक, समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा भैया फिनॉल के निर्माण की विधि। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं। अब देखेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण। अब जिससे यहां से पूछता है वो ऐसे बोलेगा, फिनॉल का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, और कई बार पूछा है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दे रहे हैं, याद रखना। बोलेगा फिनॉल का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, बोले देगा कि भैया अपचयन, दूसरा बोलेगा जिंक से क्रिया, ये तो कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, तीसरा अमोनिया से क्रिया, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है अपचयन, पहला है भैया अपचयन। देखिए जब क्या होता है कि भाई फिनॉल का हम MnO2 की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो बेंजीन बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, भाई ले लेते हैं फिनॉल, हम ले लेते हैं बच्चों फिनॉल, ठीक है, OH, फिनॉल ले लिया और इसका अपचयन कराना है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया। क्या होता है भैया, हाइड्रोजन से क्रिया। जब हम हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे यानी अपचयन कराएंगे, और वो भी किसकी उपस्थिति में, कह रहा है कि MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो भैया कह रहा है बेंजीन बनता है। तो बेंजीन बनेगा, देखते हैं, यहां पे ध्यान दो, बन क्या जाएगा भैया, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन बन गया। अब उसके बाद बचा क्या, यहां H2 है और यहां क्या है, O है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा भैया, H2O हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, ये है बेंजीन। ठीक, ये हो गया भैया बेंजीन, ये आपका समीकरण हो गया। आई बात समझ में, जो कि बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, टेंशन इसमें तो होनी ही नहीं चाहिए। अगला देखते हैं, अगला जो है कि जिंक से क्रिया। अब जिंक से जो क्रिया है इसमें क्या होगा कि जब फिनॉल की क्रिया जिंक से कराते हैं तब बेंजीन बनता है, इसमें भी बेंजीन ही बनेगा। ले लेते हैं बबुआ फिनॉल, ठीक है, अपन ले लिए फिनॉल, इसकी क्रिया करानी है जिंक से, Zn। तो जिंक से क्रिया कराने पर क्या बन जाता है, तो ध्यान से समझना, एक तो बन जाएगा भैया आपका फिनॉल ही, फिनॉल ही बनेगा। ठीक, सॉरी बेंजीन ही बनेगा। फिनॉल की क्रिया जब जिंक से कराएंगे बेंजीन। अब बचा क्या है, तो भैया Zn और O, क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर जी ये हाइड्रोजन कहां जा रहा है। अरे सुनो भाई, ये जो फार्मूला होता है अभी हमने बताया ना, इसको C6H5OH लिख सकते हो भाई।
इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, C6H5OH, ये होता है बेंजीन मतलब फिनॉल का सूत्र। अब इसकी क्रिया जब जिंक से कराओगे आप, तो भैया ध्यान से समझना, जिंक ऑक्साइड निकाल दोगे तो जिंक ऑक्साइड तो निकल गया, अब बचा क्या, C6H5 है, एक H यहां वाला है, तो यहां पे C6H6 वही तो बना, C6H6 किसका सूत्र है, बेंजीन का ही है। तो वो यही चीज है ना कि जो यहां हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन अपने स्थान पर प्लेस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेंजीन में जितने कोने होते हैं उतने हाइड्रोजन प्लस उतने कार्बन होते हैं, ठीक है, वो दिखाई नहीं देते, वो डमी होते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया आपका भाई बेंजीन, इसमें भी बना बेंजीन। अगला देखते हैं, अगला है अमोनिया से क्रिया। अब अमोनिया से क्रिया होगा तो क्या होगा, देखिए भाई निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल को जब अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तब जाकर बेंजेनेमीन, जिसको एनिलीन कहा जाता है, वो क्या है, बनता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये रिएक्शन भी। तो यहां पे ध्यान दो भैया कि सबसे पहले लेंगे फिनॉल, क्योंकि फिनॉल की ही क्रिया करानी है अपने को। चलिए हो गया ये फिनॉल। फिनॉल की क्रिया किसके साथ करा देनी है, तो भैया फिनॉल की क्रिया वही किसके साथ, अमोनिया के साथ करा देनी है, NH3 के साथ, NH3 के साथ, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों, तो यहां पर ध्यान देना, निर्जल जिंक क्लोराइड, ठीक है, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो कह रहा है कि बेंजेनेमीन यानी बेंजीन प्लस एमीन, बेंजेनेमीन, या इसी को एनिलीन कहा जाता है, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। तो ये बेंजेनेमीन बने, यानी NH2 यहां प्लेस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया, ध्यान देना, इसमें यहां पर ऐड हो गया NH2, एनिलीन, यानी NH2, यहां पे क्या है, 2H है और यहां पर एक, और ये H तो यहां लग जाएगा, तो जाकर के ये H2O यानी जल बाहर आ जाएगा, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, जल बाहर आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसको एनिलीन पढ़ेंगे, ये बेंजेनेमीन और प्लस जल निकलेगा, ठीक है। इसी को क्या पढ़ेंगे, इसको आप बेंजेनेमीन कहो, बेंजेनेमीन या एनिलीन इसी को पढ़ा जाता है, ठीक है। बाकी ये तो भैया फिनॉल है ही, ठीक, आई बात समझ में। तो ये हो जाएंगे फिनॉल के रासायनिक गुण। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर। ये अंतर वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, हालांकि अंतर वाले सारे के सारे टॉपिक हमने बता दिया है, लेकिन यहां से फिर से एक बार हम देख लेते हैं, ठीक, ताकि क्लियर हो जाए, दिक्कत ना रहे। एक तरफ देख लेते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और दूसरी तरफ कीटोन, ठीक है भैया। चलिए 1 मिनट देख, थोड़ा पानी पी ले फिर चलते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि भाई हमारी तबीयत अब ठीक काफी दिन से नहीं चल रही है,
लगभग 1 साल तक दवा चलेगी, जिनको नहीं पता है हमारे सर की दवा। और इसलिए बहुत ज्यादा अगर लगातार बोले या थोड़ा बहुत गर्मी में अगर रहें तो बहुत दिक्कत होती है। अब इस जान लो कि इतने टाइम में ही हम पूरी रात फैन चला कर सोते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा मतलब तापमान ऐसा हुआ, गर्म हुआ तो सर के लिए दिक्कत। सोचो अभी ये हाल है, आगे क्या होगा। तो देखिए भैया, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होता है समझते हैं। ठीक है, बस दुआ करना कि ठीक ठाक रहे, नहीं तो कब क्या होगा हमें भी नहीं पता। कि एल्डिहाइड कीटोन में अंतर ये होता है, देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है कि ये भैया आसानी से बहुलीकृत हो जाता है, आसानी से बहुलीकृत होता है। ठीक है, और इसमें जो होगा यह बहुलीकृत नहीं होता है। नहीं होता है। इसमें ध्यान देना। ठीक है, एल्डिहाइड जो है वो क्या है भैया, बात कर लें तो क्या उसमें जो टालिन अभिकर्मक है उसको भी अपचयित कर देता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह टालिन अभिकर्मक से क्रिया करता है। यानी टालिन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा भैया। इसमें होता है, इसमें कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देना भैया। ठीक है, अब उसके बाद जो तीसरा है, एल्डिहाइड में क्या होता है कि ये इसमें टालिन अभिकर्मक के साथ फेहलिंग विलेन के साथ भी क्रिया करता है। यह फेहलिंग अभिकर्मक, ऐसा लिखेंगे, अभिकर्मक से क्रिया करता है। आपको पता होगा, बताया भी है, टालिन अभिकर्मक से जब क्रिया करता है क्या बनाता है भैया, रजत दर्पण। फेहलिंग विलियन से क्रिया करता है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। बट इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है भैया। लिखेंगे इसमें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, आगे देखते हैं। एक और है जो एल्डिहाइड है, यह सिर्फ अभिकर्मक को भी अपचयित कर देता है। को अपचयित करता है। और इसमें क्या होगा भैया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आसान और भी हो जाता है याद करना। ठीक है, वो इसलिए भैया कि अगर पहला ही देखें तो इसमें बहुलीकृत होता है, इसमें नहीं होता है। उसके बाद इसमें सब कुछ क्या है, अभिकर्मक से क्रिया करता है, अपचयित करता है, इसमें तीनों कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस इतना ही याद करना है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भैया जो कि लास्ट वाले चैप्टर का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर में। ठीक, और हर साल आता है, 2025 में भी आया है, कोई नई बात नहीं है, टॉपिक ही इतना है मतलब लाजवाब। जैसे कहेगा केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, क्या होता है जब, नहीं तो क्या होता है जब में फिर ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट, ऐसे भाई क्या होता है जब के रूप में भी पूछ लेता है। नहीं तो पूछेगा कि ग्लूकोज का निम्नलिखित के साथ अपक्रिया का समीकरण लिखिए। पहला दे देगा टालिन अभिकर्मक, फेहलिंग विलयन, अपचयन, ऐसा करके आएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं।
चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि भाई जैसे क्या होता है जब, और केवल समीकरण लिखना है कि ग्लूकोज की क्रिया जब टालिन अभिकर्मक से कराते हैं। ठीक, तो चलिए पहला देख लेते हैं भैया। तो ग्लूकोज का फार्मूला लिखते हैं CHO, फिर उसके बाद CHOH का ये होल 4 रहेगा भैया, और उसके बाद प्यारे बच्चों CH2OH। याद रखना ये वही चीज लिखा है, C6H12O6 वही लिखा है, बट इसका संरचना सूत्र है। कभी कभार ऐसे पूछता है 2 नंबर में, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए या फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, आएगा तो यही है। क्योंकि कार्बन आप जोड़ेंगे तो 4 कार्बन बीच में, ऊपर नीचे 2, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, जैसे यहां पे है 2, 4 दूना 8, और 8 यहां 3 11, 1 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन का भी 4 ऑक्सीजन यहां, ऊपर नीचे 1 1, भाई 6 ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज का ही सूत्र है। इसकी क्रिया किसके साथ करानी बच्चों? तो टालिन अभिकर्मक। अब टालिन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? तो टालिन अभिकर्मक Ag2O, ठीक है, ये होता है। इसकी क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना, बनेगा क्या भैया? तो इसकी क्रिया जब कराते हैं तो बन जाता है ग्लूकोनिक अम्ल। अब ध्यान से समझिए, यहां पे देखिएगा भैया, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए कुछ भी नहीं करना। देखिए हमने क्या किया, ये ग्लूकोज का सूत्र है और ये जो सूत्र है Ag2O, और ये है भैया टालिन अभिकर्मक। जब टालिन अभिकर्मक की हमने क्रिया करा दिया तो ये बना क्या, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बना? ग्लूकोनिक अम्ल। अब कैसे पहचानेंगे भैया अम्ल? क्योंकि COOH जो होता है हमने बताया वो अम्ल की पहचान है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान को बताता है। तो कुछ नहीं करना, ये वाला जो ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन केवल और केवल हमने बताया ना कि ये ऑक्सीजन हमने यहां प्लेस कर दिया, यानी इस वाले में, तो COOH हो गया, और बाकी जो Ag है वो Ag निकल गया। Ag बोले तो ये सिल्वर का अवक्षेप है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा भैया, तो जब ध्यान देना कि जब हम इसका टालिन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है रजत दर्पण। क्या बन जाता है? रजत दर्पण। इसको क्या कहेंगे? रजत दर्पण। तीर नीचे है, इसका मतलब इसका अवक्षेप, इसका मतलब अंश, ठीक है, कुछ भाग बना रहेगा। ये है क्या? ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल। और ये क्या है? टालिन अभिकर्मक है, टालिन अभिकर्मक। और यहां क्या है? तो भैया ग्लूकोज। ये हो जाएगा आपका पहला रिएक्शन, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं दूसरा वाला। अब दूसरा देखते हैं भैया कि ग्लूकोज की क्रिया फेहलिंग अभिकर्मक से कराते हैं। ग्लूकोज की क्रिया फेहलिंग अभिकर्मक से कराते हैं। अब एक चीज का ध्यान देना, बहुत ज्यादा आपको कुछ बदलना नहीं, इसी समीकरण से वो भी समझा देंगे। देखिए आपको क्या करिए, बस ये मिटा दीजिए। अब उसके बाद थोड़ा यहां पे, अब हमारी बातों को ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों। फेहलिंग जो अभिकर्मक का सूत्र होता है वो क्या होता है? CuO, ठीक है। क्या होता है? CuO वो सूत्र होता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, CuO ये फेहलिंग विलेन होता है, तो इसमें भी सेम लॉजिक हो जाता है। तो ये जो O है यहां पर उठ के जाएगा तो COOH हो जाएगा, और यहां पे अब की बार Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का
लाल अवक्षेप बन जाता है। लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्लों, एक चीज का ध्यान देना भैया, यहां पे सी यूं 2 हो गया आपकी बार, तो इसका मतलब यहां पे 2 लगा दो, ठीक है, तभी तो बात बराबर होगी, क्योंकि यहां एक ओ एक्स्ट्रा बन जा रहा है आपकी, एक तो हमने जो था वहीं लगा दिया। अब जब 2 सी ओ 2 ओ हो गया, तो इसका मतलब एक ओ यहां लगा हुआ है, एक ओ यहां लगा हुआ है, अब बात बराबर हो गई। तो ऐसे केस में भी आपका ग्लूकोनिक अम्ल ही बनेगा। कब? जब हम फेहलिंग विलयन के साथ भी क्रिया कराएंगे। फेहलिंग अभिकर्मक, विलयन ने अभिकर्मक, तो फेहलिंग अभिकर्मक के साथ भी क्रिया कराने पर क्या बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल तो बनना तय ही है, लेकिन यहां क्या बनेगा? ये भी भाई नीचे की तरफ तीर हो जाएगा, यानी ये अवक्षेप बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या बन जाता है? लाल अवक्षेप, लाल रंग का ये क्या बनेगा? कोई पदार्थ बन जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का भैया लाल अवक्षेप बन जाता है ना? आसान। चलिए बच्चों, तीसरा भी आसान है, ऐसे ही बस थोड़ा सा अंतर है। जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है। अगला है कि ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं। भाई पहला था कि टालेन अभिकर्मक से क्रिया, दूसरा था फेहलिंग अभिकर्मक से क्रिया, अब इसका अपचयन। ठीक है, यहां ये दूसरा था भैया, दूसरा था बच्चों ये वाला दूसरा था, नहीं पहला समझ लो। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि अब हम क्या कराएंगे? अपचयन। चलिए, तो अपचयन के लिए फिर अब इसको मिटाना ही पड़ेगा, अपचयन के लिए समझेंगे। अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन से क्रिया, तो इसकी क्रियापन किसके साथ करा देंगे? H2 मतलब हाइड्रोजन से। किसके साथ भैया? हाइड्रोजन से क्रिया। अब जब हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना, बनेगा क्या? हाइड्रोजन से क्रिया करा देना है तो इसका मतलब बनेगा यहां पे ये जो H2 है तो उठकर यहां पर केवल प्लेस हो जाएगा, कुछ ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करना, यहां पे केवल CH2। भाई जैसा कि CH2 है और उसके बाद CH1 था ना, तो यहां से एक ले गए H2 कर दिया, अब एक O है फिर एक H बचा है, तो O और H फिर से ऐड कर दो, मतलब जो दोनों हाइड्रोजन है वो हमने केवल ऊपर ही लगा दिया, तो CH2OH लगा दिया और नीचे यहां पे भैया आपका CHOH का ये होल 4 हो गया भैया, और नीचे प्यारे बच्चों CH2OH हो गया, यानी जो ऊपर है वही नीचे भी है। ठीक है, हाइड्रोजन से जब क्रिया किया दोनों हाइड्रोजन ऊपर प्लेस कर दिया CH2OH। ठीक है, और इसमें आगे पीछे कुछ भी बचेगा ही नहीं, और यही क्या होता है? ये हो जाता है सार्बिटाल। सार्बिटाल याद रखना, कई बार पूछा गया है कैसे प्राप्त करते हैं, पूछा जाता है ग्लूकोज से सार्बिटाल कैसे प्राप्त करते हैं, तो भैया सीधी सी बात, जब हम ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो सार्बिटाल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सार्बिटाल। आई बात समझ में? चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये क्या है भैया? ये तीसरा वाला है। हो गया? आगे चलते हैं। अब अगला है जो भैया, डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। हालांकि ये वाला टॉपिक भाई बायोलॉजी में फेमस होता है, लेकिन यहां पर केमिस्ट्री में भी लास्ट चैप्टर में आपका पूरा बायोमोलिक्यूल है, जैव अणु है, तो एक प्रकार से बायोलॉजी ही है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 में 100% पूछा जाने वाला। ठीक है, अगर आप देखें 2025 का भी पेपर उठाओ तो क्वेश्चन आया है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना क्वेश्चन है ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तरफ अपन डीएनए लिख लेते हैं और एक तरफ आरएनए। डीएनए आरएनए में अंतर, यही आपको क्या है? लिखना है। ठीक, अब ध्यान देना, वैसे बहुत सारे अंतर हैं, गिना चुना 2 से 4 हम समझ लेते हैं, एकदम जो आसान वाले हैं तैयार हो जाएं। भाई डीएनए जो होता है इसकी संरचना ऐसे होती है, क्या है? द्विकुंडलित।
और आरएनए जो होता है इसकी संरचना ऐसे होती है, एकल कुंडली। तो भैया सबसे पहला अंतर तो यही हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, मतलब ऐसे लिखेंगे, इसकी संरचना द्विकुंडली की संरचना द्विकुंडलीय होती है। और इसमें लिखेंगे इसकी संरचना एकल सूत्री होती है, एकल सूत्री होती है, ठीक है भैया। अगर डीएनए की बात करें प्यारे बच्चों, तो डीएनए में ध्यान देना, डीएनए में जो होता है, इसमें अगर डीएनए, तो ये लाखों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, यह लाखों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, बना होता है। और इसमें जो होगा भैया, यह हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। उसके बाद देखिए, हमने बताया ना कि बस प्रमुख मेन वाला रख लें। जो डीएनए होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। तो यह केंद्रक में पाया जाता है प्रमुख रूप से, ठीक है ना। और ये क्या होता है, मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। उसके बाद डीएनए में बात कर ले भैया, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तीनों समान रहेंगे, इसमें भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तीनों समान रहेंगे, क्षार। लेकिन यहां पे जो होता है वो अंतिम वाला जो होता है थायमीन क्षार, और यहां पे यूरेसिल क्षार, तो वही अंतर होता है। तो लिखेंगे इसमें थायमीन क्षार होता है, क्षार होता है, बहुविकल्पी में ये बहुत आता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें यूरेसिल क्षार होता है, यूरेसिल क्षार होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, यूरेसिल क्षार होता है। डीएनए में अगर और एक देखना चाहें, तो जैसे डीएनए में यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है, यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है, पदार्थ, ठीक है। यानी अधिकांश जीवों में प्रमुख जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो डीएनए ही होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, कुछ विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, यह कुछ विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है अंतर। हालांकि और भी हैं, बट इतना बहुत ज्यादा है 5 भैया, ठीक है। 4 याद करो तब भी अच्छी बात है, नहीं तो 5 तो बल्ले बल्ले है। नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इससे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।